दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है मेरे चैनल पे। मैं हूं सी अदिति गांधी और मैं आपके लिए जो टॉपिक्स लेकर आ रही हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स का बेस है अकाउंटिंग का। जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जर्नल एंट्रीज, हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज with the easiest method or with I can say with the best method, that is modern approach। तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है और आज मैं और नए 15 ट्रांजैक्शंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि उन्हें कैसे इंटरप्रेट करके कैसे रूल्स लगाकर हम एंट्रीज इजीली बना सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ट्रांजैक्शन 1, sold old newspaper for ₹50 and sold out furniture for ₹750। क्या बोला है हमने? ओल्ड न्यूज़पेपर्स बेचे 50 रुपए में और ओल्ड फर्नीचर को स्क्रैप मतलब सोल्ड आउट कर दिया 750 रुपीज में। तो हमने जो न्यूज़पेपर्स खरीदे थे वो हमारा एक्सपेंस था, आज हम उसको स्क्रैप में बेच दे रहे हैं। तो ये हमारे बिजनेस की रूटीन इनकम नहीं कि हम सेल्स करके रिकॉर्ड कर ले, ये एक मिसलेनियस इनकम है। इसको अलग से हेड खोलने की जरूरत नहीं है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, 50 रुपए के न्यूज़पेपर को स्क्रैप में बेचा है, 50 रुपए मिले, मिसलेनियस इनकम के नाम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज कि आपने ओल्ड फर्नीचर को बेचा है, मींस आपका जो फर्नीचर था बुक्स में एसेट दिख रहा था वो भी कम हो गया होगा फर्नीचर, और बेचा है तो डेफिनेटली आपको कैश मिला है। नाउ क्लासीफाई हमने कर लिया है, अकाउंट्स कौन सा आएंगे लिख लिया है, अब क्लासीफाई करके रूल लगा देते हैं। मिसलेनियस इनकम है इसीलिए मिसलेनियस इनकम क्रेडिट हो जाएगी। फर्नीचर आपका एसेट होता है बट आप सोल्ड कर रहे हो तो फर्नीचर कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, इसलिए वो भी क्रेडिट हो जाएगा। कैश एसेट है बट आपको कैश रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है मीन्स कैश बढ़ रहा होगा। तो फर्नीचर आपका 750 का है, मिसलेनियस इनकम आपकी 50 की है, मीन्स 800 रुपीज कैश में रिसीव हुए होंगे। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सेकेंड ट्रांजैक्शन, purchase goods from Gopal and paid by check ₹8,000। purchase goods from Gopal and paid by check ₹8,000 means हमने उससे goods खरीदे और चेक के थ्रू पेमेंट किया है। although name mentioned है Gopal but still this is not a credit transaction because we have made the payment। this is a cash transaction because we have made a payment through bank। तो परचेज किया है अपने गुड्स तो परचेजेस अकाउंट एक हो गया, और पेमेंट हुई है बैंक से तो बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। परचेज एक्सपेंस है इसलिए परचेज अकाउंट तो डेबिट हो गया। बैंक बैलेंस कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो गया। द वैल्यू ऑफ गुड्स आर 8,000। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 3, half of the goods purchased from Gopal are sold to Mohan at profit of 30% on cost। क्या मतलब है? जैसे ये परसेंट आ जाता है ना तो हमें बहुत घबराहट सी डर सा लगने लगता है। डरने की क्या बात है इसके अंदर? बहुत ही सिंपल सी चीज है। हमने जो सामान गोपाल से खरीद के लाया उसका आधा सामान हमने मोहन को बेच भी दिया 30% प्रॉफिट पे। तो हम जो खरीद के लाए प्रॉफिट जोड़कर ही बेचेंगे ना, जो सेलिंग प्राइस दी रहती है इट इज इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है। आपने जो गोपाल से सामान खरीदा था, ये वाला ट्रांजैक्शन 8,000 का खरीदा था, ये पूरे नहीं बेचे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ द गुड्स, पूरे नहीं बेचे, इसके हाफ बेचे मतलब कितना बेचा होगा? 4,000। 8,000 का हाफ बेचा मतलब कितना? 4,000। ये तो इसकी कॉस्ट है ना भाई, कॉस्ट पे थोड़ी बेचेंगे। इस पे हमने 30% प्रॉफिट लगाया, मींस कितना? 4,000 इंटू 30 अपॉन 100, 1,200 रुपए का प्रॉफिट आया। तो आपने इसको सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो गई होगी? 5,200। ये आपकी सेलिंग प्राइस है, ये आपकी सेल की वैल्यू है। और ये कैसा ट्रांजैक्शन है? मोहन का नाम दिया है, कैश कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, तो हम इसे क्या एज्यूम करेंगे?
हाँ बिल्कुल सही, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। तो एक तो हो गया सेल, क्योंकि गुड्स को बेचा है। दूसरा, मोहन इज योर एसेट, यू हैव राइट टू रिसीव 5200 फ्रॉम मोहन। तो मोहन एक एसेट क्रिएट हो रहा है, इसलिए मोहन अकाउंट डेबिट, और सेल की इनकम हो रही है, इसलिए सेल क्रेडिट 5200। क्लियर? Next transaction, transaction number 4th. Brought goods from Kailash for rupees 20,000 at trade discount of 10% and cash discount of 2%, paid 60% of the amount immediately. Marked it as important first. This is not, this was your 4th transaction. The one we are doing now is 5th. 5th transaction. Brought goods from Kailash for rupees 20,000 at trade discount of 10% and cash discount of 2% and paid 60% of the amount immediately. Marked it as an important question. एक तो पहली बात, इतने सारे percentages देखकर बहुत सारे लोग घबरा गए होंगे। कभी भी घबराना नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसको उतना ज़्यादा सिंपल तरीके से उसका एंट्री बनाई जा सकती है, बस उस ट्रांजैक्शन को समझने की देरी है। हुआ क्या है, हमने कैलाश से गुड्स खरीदे हैं 20,000 रुपये के, जिसपे उसने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है और वो 2% कैश डिस्काउंट भी देगा। तो वो कैश डिस्काउंट तभी देगा जब हम पेमेंट करेंगे, और हमने क्या किया, जितना भी हमें पे करना था हमने 60% पे अभी कर दिया। 40% अमाउंट हम कब पे करेंगे, लेटर ऑन। तो पहले अपन वर्किंग करके देख लेते हैं। देखिए, लिस्ट प्राइस गुड्स की कितनी थी, 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट उसने दिया है, मतलब 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। तो हमारी जो परचेज कॉस्ट हो गई, मींस हमें जो गुड्स की परचेज प्राइस पड़ी वो है 18,000। मींस हमें कैलाश को 18,000 रुपीज देने के लिए बनता है। मीन्स हमें उसको जितना भी पेमेंट करना है वो 18,000 पे करना है, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट रिड्यूस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो परचेज कॉस्ट कहलाएगी। अब क्वेश्चन में एक ट्विस्ट और दिया हुआ है, वो बोल रहे हैं कि हम अभी 60% ऑफ द वैल्यू को पे कर रहे हैं। मीन 60% ऑफ द अमाउंट इज पेड इमीडिएटली, इसको हम पे कर रहे हैं, और 40% को हम फ्यूचर में पे करेंगे। मतलब आज तो नहीं पे कर रहे, नॉट पेड, आज तो हम इसको नहीं पे कर रहे, कब पे करेंगे, फ्यूचर में पे करेंगे। जो 60% आज पे कर रहे हैं वो कैसे निकलेगा, कितनी वैल्यू होगी, 10,000, 18,000 into 60/100 that comes to 10,800, और 40% कितना हो जाएगा, 18,000 into 40/100 7,200 इसकी वैल्यू होगी, जो हमने अभी पे नहीं की है कैलाश को, फ्यूचर में पे करेंगे। बट हम 10,800 इज 18,000 के दो पार्ट हो गए। ये ट्रांजैक्शन पार्ट कैश ट्रांजैक्शन और पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऐसा भी हो सकता है। अभी तक आप जो भी क्वेश्चन देख रहे थे या तो कैश या तो क्रेडिट पर, एक ये नया ट्रांजैक्शन जिसमें दोनों मिक्स्ड है, और ऐसा बिल्कुल होता है। तो 60% पे कर दिया, 40% नहीं पे किया, अभी 60% पर हमें 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा। जो पार्ट पे करेंगे सिर्फ उतने पर ही वो कैश डिस्काउंट देगा, पूरे 18,000 पे वो कैश डिस्काउंट नहीं देगा। खुद से पूछ कर देखो, क्या आपने पूरा 18,000 पे किया, नहीं पे किया, तो वो पूरे पे कैश डिस्काउंट क्यों देगा। आप खुद कैलाश हो तो क्या आप पूरे 18,000 पे मुझे 2% ऑफ करने दोगे, नहीं ना। आप बोलोगे ना कि जितना पे कर रहे हो उस पर 2% और ऑफ, तो मैं पे इतना कर रही हूँ, इस पे 2% और ऑफ हो जाएगा। मीन्स 10,800 into 2%, it comes out to be 10,800 into 2/100 कितना हो जाएगा, 216 रुपीज ऑफ हो जाएंगे। आपको डिस्काउंट कितने का मिल जाएगा, 216 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपकी जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बच रही है, 10584। कैलकुलेट करो सही है कि नहीं, इट कम्स आउट टू बी 10584। क्लियर है यहाँ तक। ये क्या किया, पहले ये वर्किंग समझ लीजिए। ट्रांजैक्शन को आपने जो लिखा है आपकी नोटबुक में उसको रीड करिए और देखिए कि आपको ये वर्किंग समझ आ रही है।
20,000 लिस्ट प्राइस के गुड्स को 10% रेट डिस्काउंट पे मिला और उसने 2% कैश डिस्काउंट दिया। हम 60% आज पे कर रहे हैं, 40% फ्यूचर में पे करेंगे। तो जो पार्ट हमने आज नहीं पे किया बच्चों, तो वो हमारी क्या बन गई? लाइबिलिटी। क्या नाम है उसका? कैलाश। कैलाश नाम की लाइबिलिटी आपकी बुक में दिखनी चाहिए। बिल्कुल सही। आपने गुड्स खरीदे हैं 18,000 के, तो परचेजेस भी आएगा। इसे तो रिकॉर्ड ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? सबको बहुत अच्छे से पता है। अब ये जो 60% है, 10584 आपने पे किया, मतलब इतना कैश दिया, तो इतने से कैश और 216 रुपीज क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव कर लिया। 216 रुपए का हमें फायदा है, हमें 216 रुपए कम देने पड़े। तो अब अकाउंट्स पता चल चुके हैं। लेट्स मेक द एंट्री। 5th वर्किंग समझ में आई? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। चलिए देखिए, आपने गुड्स खरीद के लाए तो आपका एक्सपेंस हो गया, जिसका नाम क्या है? परचेजेस। अकाउंट डेबिट। 18,000 के गुड्स है। इसके अगेंस्ट क्या क्या हुआ? इसके अगेंस्ट कैश गया, एसेट कम हो गया बाय 10584। 10584 इतना कैश दिया। आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, आपके लिए फायदा है, इसलिए क्रेडिट कितने का? 216 रुपए। एंड अगेन आपको कैलाश को पैसे देने की लाइबिलिटी भी है, 7,200 रुपीज इन फ्यूचर। तो वो लाइबिलिटी भी बुक में दिखनी चाहिए। आप जरा देखिए, क्या आपको पूरा ट्रांजैक्शन इस एंट्री के थ्रू रिकॉर्डेड दिख रहा है? आप देख पा रहे हो? कैश गया, डिस्काउंट मिला, कैलाश को 7,200 रुपए देना बचा है और 18,000 का हमने सामान खरीद के लाया है। यही इस ट्रांजैक्शन का सार था, जो आपकी इस एंट्री से पूरा दिख रहा है बुक में। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर 6, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ₹2000। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ₹2000। हम बिजनेस में को रन करने के लिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स करवा सकते हैं। बिजनेस में सेल्स को इंक्रीज करने के लिए सेलिंग कॉस्ट होती है, तो एडवर्टीजमेंट नाम का एक खर्चा है, इसलिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नाम से वो रिकॉर्ड हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एक खर्चा है और आपने उसको पे किया है 5, कितना वैल्यू बोलिए? 2000। तो पे किया है तो क्या दिया होगा? कैश। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, इसलिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, इसलिए एसेट क्रेडिट 2000। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दिस वाज 6th। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 7th। हमको 15 ट्रांजैक्शंस देखने हैं। हर एक नए वीडियो में मैं आपके साथ नए 15 ट्रांजैक्शंस के साथ आ रही हूँ। ऐसे करते करते अभी तक हम लोगों ने काफी ऑलमोस्ट 50-55 ट्रांजैक्शंस डिस्कस कर चुके हैं, राइट? और अभी अपकमिंग वीडियोस में और भी ट्रांजैक्शंस आएंगे। तो अब पहले के भी वीडियोस देखते जाइए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाए। नेक्स्ट, परचेज गुड्स for rupees 1 lakh from Ajay and supplied it to Vijay for 1,20,000। जरा ध्यान से देखिए, हमने गुड्स खरीदे हैं, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख फ्रॉम अजय। हमने खरीदे अजय और विजय को 1,20,000 के गुड्स सप्लाई किए। ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि अजय के खरीदे हुए ही विजय को सप्लाई किए। हो सकता है अजय के लिए हुए विजय को सप्लाई किए हो, चाहे जो भी हो, पर ये एक ट्रांजैक्शन में 2 ट्रांजैक्शन है, एक तो खरीदने का और एक बेचने का। हम खरीद अजय से रहे हैं 1 लाख रुपए का सामान और विजय को 1,20,000 रुपए का सामान बेच रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इसको एक साथ दिया है तो हम एक साथ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो आपने अजय से गुड्स खरीदे हैं 1 लाख रुपए के, तो गुड्स खरीदे मींस क्या हो गया, परचेज अकाउंट हो गया। और अजय, क्योंकि कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो अजय को लाइबिलिटी है पे करने की। सेकेंड थिंग इज क्या हुआ है, आपने सोल्ड किया 1,20,000 रुपए के गुड्स विजय को, सप्लाइड इट टू विजय, सेल किया है। इनकम गुड्स जब किसी को सप्लाई कर रहे हैं मतलब सेल्स कर रहे हैं, और विजय ने भी पैसे नहीं दिए, तो विजय तुम्हारा एसेट बट ये अजय तुम्हारी लाइबिलिटी, ये तुम्हारी इनकम, ये तुम्हारा एक्सपेंस। क्या दिक्कत है एक साथ रिकॉर्ड करना, अगर एक ही एंट्री बनानी है तो भी। क्लासिफिकेशन हो गया, रूल लगा दीजिए। परचेज एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, अजय लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं। सेल इनकम है
इनकम भी क्रेडिट होती है। विजय एसेट है, इससे पैसे लेने का राइट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, विजय अकाउंट डेबिट। गुड्स खरीदे हैं आपने 1 लाख के, तो अजय को देना भी 1 लाख है। और विजय को आपने 1,20,000 की सप्लाई की है, तो विजय 1,20,000 देगा और 1,20,000 रुपए की इनकम भी कहलाएगी। कोई डाउट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओनर विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। ओनर विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। ओनर ने ना पैसे नहीं निकाले, ओनर ने गुड्स निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए। तो जब ओनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल रहा है तो क्या ये सेल कहलाएगी? बिल्कुल गलत, ये सेल्स नहीं है हमारी। बस क्या हुआ, जो हमने परचेज करके लाए थे गुड्स वो कम हो गए क्योंकि वो ओनर ने निकाल लिए उसके पर्सनल यूज के लिए। तो जब भी गुड्स बिजनेस के बाहर जा रहे हैं जिसे हम नहीं बेच रहे, उस केस में हम परचेज नाम का जो एक्सपेंस करके रिकॉर्ड किए थे उसको कम कर देंगे क्योंकि वो बेच नहीं रहे, राइट? तो जब भी गुड्स आपके बिजनेस के बाहर जाएंगे, इस चीज को समझिए। कौन से नंबर का ट्रांजैक्शन है? परचेज गुड्स, ओनर विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, ये 8th नंबर का है। तो परचेज एक अकाउंट हो गया, और ओनर जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालता है तो ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब जरा एक बार फिर से सुनिए। गुड्स बिजनेस के बाहर जा रहे हैं, ये परचेज रिटर्न भी नहीं है कि हम वापस भेज दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये गुड्स ओनर खुद के यूज के लिए यूज कर ले रहा है। तो जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर निकलेंगे और उसके अगेंस्ट कोई सेल नहीं हुई है तो हम परचेजेस को ही रिड्यूस कर देंगे। मींस जो हमारा परचेज नाम का एक्सपेंस दिख रहा होगा उसे ही रिड्यूस करके दिखा देंगे क्योंकि अब वो सेल करने के लिए अवेलेबल नहीं है। क्लियर? तो परचेज को रिड्यूस करना है, एक्सपेंस को रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट करते हैं। और ड्राइंग्स नाम का एसेट क्रिएट हो गया क्योंकि जितनी वैल्यू के गुड्स उस ओनर ने यूज किए हमें राइट है उससे उतने रुपए लेने का। तो अब आपको पक्की बात है, अब आपको लग रहा होगा जब ओनर से राइट है लेने का तो वो सेल क्यों नहीं कहलाई? ओनर सेल वैल्यू नहीं देगा, कॉस्ट वैल्यू देगा। ये 10,000 रुपए की गुड्स की कीमत है जो वो लेकर जा रहा है, तो वो हमें 10,000 देगा। बट अगर हम ये किसी कस्टमर को बेचेंगे तो 10,000 की चीज 10,000 में नहीं, 10,000 की चीज 12-15 बढ़ा कर बेचेंगे, प्रॉफिट ऐड करके बेचेंगे। समझ आ रही है बात? तो ओनर हमें सिर्फ 10,000 देने वाला है जो उसकी कॉस्ट प्राइस है। इसीलिए जहां खरीदते टाइम वो रिकॉर्ड हुआ था, परचेजेस करके रिकॉर्ड हुआ था, डेबिट हुआ था, हमने आज उसको रिड्यूस कर दिया उतनी ही वैल्यू से, कॉस्ट प्राइस से। कितने से रिड्यूस करना है? 10,000। और ड्रॉइंग्स आपको वो कितना देगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000। आपको राइट कितनी है उससे लेने की? 10,000। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस। गुड्स वर्थ ₹1,000 एंड कैश ₹5,000 इज गिवन एज चैरिटी। हमारे बिजनेस ने क्या किया? कुछ गुड्स और कुछ कैश चैरिटी में दे दिए। चैरिटी मतलब समझते हो ना, डोनेट कर दिया। मीन्स वो कोई सेल नहीं की हमने, ठीक है, हमने डोनेट कर दिया। तो फिर से आपके गुड्स बिजनेस के बाहर चले गए बट वो बिके नहीं, परचेज। और क्या दिया तुमने? कैश दिया। और क्या करा? चैरिटी नाम का एक्सपेंस हो गया। आपने चैरिटी करी है, डोनेशन या चैरिटी नाम का एक्सपेंस हो गया। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस एंड अगेन टू कैश, क्योंकि कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है। गुड्स कितने के दिए आपने? गुड्स वर्थ ₹1,000, गुड्स 1,000 के दिए और 5,000 का कैश दिया, मतलब टोटल 6,000 रुपए की चैरिटी कर दी। चैरिटी 6,000 की जिसमें से 1,000 के गुड्स थे और कैश था 5,000। ये 1,000 परचेज लिखा है, मतलब कॉस्ट प्राइस है। 1,000 वैल्यू के गुड्स दे दिए, 5,000 कैश दे दिया। इस तरीके से 6,000 रुपए की चैरिटी हो गई। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 10th। तो गुड्स जब भी बिजनेस से बाहर जा रहे होंगे पर हम उन्हें बेच नहीं रहे होंगे तो हम परचेजेस में से ही रिड्यूस कर देंगे। उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने क्रेडिट किया है क्योंकि जब उसे इंक्रीज करते हैं तब डेबिट करते हैं।
परचेज एक्सपेंस होता है, उसको इंक्रीज करना है तो और डेबिट करेंगे, रिड्यूस करना है तो क्रेडिट करेंगे, राइट। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹5,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने 5,000 रुपीज के गुड्स एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब फ्री में सैंपलिंग कर रहे हो, मतलब एक तरीके का ये क्या है, एडवर्टीजमेंट है। आप देखते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अब मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके साथ कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो बहुत रनिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ कोई भी न्यू लॉन्च अगर वो कंपनी करती है तो उसके मिनी पैक्स एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वो मिनी पैक्स एज अ फ्री सैंपल जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो किस लिए कर रही है, कि लोग उसे देखें, उसे ट्राई करें, मीन्स उसका एडवर्टीजमेंट कर रही है। तो जब भी हम गुड्स को फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। इट इज अ टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। और अब हमने क्या सोल्ड किया है, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, गुड्स। तो अभी बताया जब भी गुड्स बिजनेस के बाहर जाएंगे, नॉट एज अ सेल, ऐसे ही, तो हम उसे परचेजेस से रिड्यूस कर देंगे। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नाम का एक्सपेंस हो गया, उसे डेबिट, और गुड्स कम हो गए, परचेज क्रेडिट। कितनी वैल्यू के गुड्स आपने फ्री सैंपल दिए थे, 5,000, तो क्या आएगा यहाँ पे 5,000। क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 11th। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। 11th, गुड्स वर्थ ₹15,000 एंड कैश वर्थ ₹10,000, कैश वर्थ ₹10,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई। क्या हुआ, गुड्स 15,000 के और कैश 10,000 का एक किसी एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया, स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। तो गुड्स तो चले गए पर बिके हैं क्या, चोरी हुए हैं, तो फिर परचेजेस से रिड्यूस। कैश भी चला गया और सारा की सारा नुकसान हो गया, जिसको क्या बोलेंगे, लॉस बाय थेफ्ट। चोरी के कारण नुकसान, लॉस बाय थेफ्ट। तो लॉस हुआ है, लॉस का बैलेंस डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। गुड्स कम हो गए, टू एक्सपेंस परचेजेस को कम कर देंगे। कैश एसेट है, वो भी कम हो रहा है, उसको भी हम क्रेडिट कर देंगे। गुड्स कितने के गए थे, 15,000, और कैश कितने का गया है, 10,000। ऐसे 25,000 रुपए का हमें नुकसान हो गया, लॉस बाय थेफ्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹1 lakh वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। मार्क्ड इट एज इंपॉर्टेंट। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, पर जिनको मैं मार्क करा रही हूं उनको आपको अच्छे से और एक बार देख के प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपके वो एकदम अच्छी तरीके से आपको वो समझ में आ सके। ठीक है, चलो देखो कौन सा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है ये आपका, गुड्स वर्थ ₹1 lakh वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये 12th नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है। गुड्स वर्थ ₹1 lakh वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 1 लाख के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर से, तो अब आपका क्या हो गया, लॉस ड्यू टू फायर, नुकसान। और गुड्स जल गए, गुड्स मतलब बिजनेस से बाहर हो गए, हमने सेल नहीं की पर, तो इसकी एंट्री क्या हो गई, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 1 लाख। एक तो ये लॉस होने की एंट्री, क्लियर है। नेक्स्ट, उसमें क्या हुआ फिर, 60% ऑफ द अमाउंट इज एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। जैसे ही लॉस हुआ, हमारा लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 1 लाख हो गया, राइट। अब जैसे ही लॉस हुआ, हम इंश्योरेंस कंपनी से बोलेंगे कि हमें क्लेम दीजिए, पर इंश्योरेंस कंपनी से जब आप क्लेम रेज करोगे, होता क्या है, जैसी आग लगती है हम इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं, उनको इंटीमेट करते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा लॉस हो गया है, तो आपको हमें ऐसे से लॉस हो गया, आप आइए देखिए और हमारा क्लेम सेटल करिए। तो होता क्या है, इंश्योरेंस कंपनी इस पूरी प्रोसीजर को, जब हमने उनके पास गया, मीन्स हमने क्लेम लॉन्च कर दिया उनके ऊपर, तो जैसे आपने लॉन्च किया तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितने रुपए लेने हैं बताइए।
आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितने रुपए लेने होंगे? इंश्योरेंस कंपनी से लेने का राइट आपने बोला 1 लाख है, क्लियर? आपने क्या बोला कि 1 लाख रुपए का हमें राइट है इंश्योरेंस कंपनी से लेने का, और ये जो लॉस ड्यू टू फायर था अब वो खत्म, क्योंकि कौन दे देगा हमें? इंश्योरेंस कंपनी से हम ये पूरा 1 लाख रुपए का लॉस लेने वाले हैं। हम जब इंश्योरेंस कंपनी के सिर पे अपना लॉस ट्रांसफर कर दिए तो अब ये लॉस हमारे लिए रहा क्या? ये लॉस हमारे लिए नहीं रहा, ये लॉस खत्म हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट से आपको 1 लाख रुपए लेना है। पहले तो ये दोनों चीजें समझो हुआ क्या। ये एक ट्रांजैक्शन एक साथ दिया है, बट ये स्टेप बाय स्टेप चीजें हुई होंगी कि सबसे पहले आग लगी होगी, जैसी आग लगी हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया कि नुकसान हो गया हमें 1 लाख रुपए का। ये नुकसान को आपने, लॉस को आपने रिकॉर्ड कर दिया। फिर जैसे ही आप इंश्योरेंस, आपको याद है मैंने तो इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी, तो आपने जैसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी का ध्यान आया, आपको लगा हाँ आई सांस मतलब जान में सांस आई आपके कि चलो ये नुकसान जो 1 लाख का दिख रहा था अब ये हम किसके सिर पर डाल देंगे? इंश्योरेंस कंपनी में। जब हमारा लॉस, हमारे लिए लॉस नहीं होगा, ये पूरा की पूरा कौन दे देगी? इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको लेने का राइट है, इसलिए आपने उनको डेबिट कर दिया, और ये जो लॉस करके रिकॉर्ड किया था वो खत्म हो गया। क्लियर? अब इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 60% अमाउंट ही इसमें से दिया, तो 1 लाख का 60% मतलब कितना? इंश्योरेंस कंपनी ने या तो चेक दिया होगा या कैश के थ्रू दिया होगा। कैश दिया होगा तो कैश, चेक दिया होगा तो बैंक, जो भी दिया है पे कर दिया उनने, तो कैश या बैंक जिसके भी थ्रू दिया होगा 60,000 रुपीज वहां पर बढ़ जाएंगे, या तो कैश में या तो बैंक में। ठीक है? और ये जो इंश्योरेंस कंपनी से लेने का राइट था अब वो खत्म। इंश्योरेंस कंपनी से जो आपको 1 लाख रुपए लेने का राइट था वो खत्म हो गया। अब आप खुद देखो, 1 लाख रुपए आपको उनसे मांगना था, उनने सिर्फ 60,000 दिए। इसका मतलब असली में 40,000 का आपको नुकसान खुद ही बियर करना पड़ा, जिसे हम इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम ईयर एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो वहां के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40,000 रुपए का नुकसान है करके ट्रांसफर कर देंगे। एक बार मैं फिर से ये तीनों ट्रांजैक्शन समझाती हूँ, आई होप आपको समझ आ रहा हो। एक बार ट्रांजैक्शन पढ़ के पहले मतलब को समझिए। ट्रांजैक्शन ऐसा बोल रहा है कि 1 लाख रुपए के गुड आग लगने की वजह से जल गए, इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 60% अमाउंट ही हमें दिया। तो जो रियल लाइफ प्रोसीजर या सिस्टम होता है, जैसे लॉस हुआ हम एज अ लॉस करके रिकॉर्ड तो कर दिए, प्रूडेंस, वैसे तो प्रूडेंस कुछ लग भी नहीं रहा है इसके अंदर, ये तो सही में लॉस हो गया है, तो उसको एज अ लॉस तो हमने रिकॉर्ड कर दिया। फिर हमने इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट लॉन्च किया क्लेम कि अब हमें इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपए लेने का राइट है, क्योंकि 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तो हमने राइट क्रिएट कर दिया। और ये सारा नुकसान जो हमें हुआ था वो, इंश्योरेंस का मतलब ही क्या होता है? रिस्क ट्रांसफर करना। तो ये जो रिस्क थी, ये जो लॉस था, वो हमने ट्रांसफर कर दिया। इधर देखो ये डेबिट था, इसको खत्म करने के लिए मैंने क्रेडिट कर दिया। तो लॉस ड्यू टू फायर आपकी बुक में जैसे ही आपने लॉन्च किया इंश्योरेंस क्लेम, वो 0 वैल्यू पे आ गया। यहाँ आपने डेबिट कर रखा था, यहाँ आपने क्रेडिट कर दिया, इस तरीके से वो 0 हो गया। और इंश्योरेंस कंपनी से आपको 1 लाख रुपए लेने का राइट है। फिर पता चला कि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 60% ही दे रही है। इसका मतलब जो पूरा नुकसान 1 लाख का था वो पूरा वो लॉस नहीं बियर कर रही, 40% आपको बियर करना है, 60% ही क्लेम पास हुआ है। मतलब 60,000 रुपए उनने दे दिए, 40,000 वाकई में लॉस है, आपका लॉस है इसलिए डेबिट कर दिया, और इंश्योरेंस कंपनी से जो आपको राइट था लेने का वो खत्म हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर 13, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% per annum on machine costing rupees 3 lakh. Charge depreciation at the rate 10% per annum on machine costing rupees 3 lakh. पहले depreciation का मतलब समझ लेते हैं। Depreciation means reduction in value of asset because of its use, wear and tear and obsolescence.
ये सारी चीजें आप डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में और डिटेल में भी समझेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि एसेट को यूज करने की वजह से या टेक्नोलॉजी में अपडेट हो जाने की वजह से या पैसेज ऑफ टाइम रखे रखे भी चीजों की वैल्यू डिटोरिएट होने लगती है, गिरने लगती है। तो जो एसेट्स हमारे पास हैं जिन्हें हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, उनको यूज करने के कारण उन एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही होंगी। जितने से वो रिड्यूस हो रही है हर साल, वो उस साल का एक्सपेंस कहलाएगा, जिसका नाम होगा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है, क्योंकि जो एसेट आपने सपोज एसेट एक फर्नीचर खरीदा जो 10 साल चलने वाला है, जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए, तो वो से उसकी लाइफ 10 ही साल है। तो हमें क्या करना चाहिए, उस पूरे 1 लाख को थोड़ा 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 10 साल में एज अ एक्सपेंस करके रिकॉर्ड एज अ एक्सपेंस डालना चाहिए। तो अभी क्या हुआ, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हो गया। और किस पे लगाने बोला है, चार्ज द डेप्रीसिएशन ऑन मशीन। तो मशीन की वैल्यू उतने से रिड्यूस भी हो जाएगी। तो डेप्रीसिएशन, मशीन की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 लाख, और उस पर 10% डेप्रीसिएशन लगाना है। तो 3 लाख मशीन की कॉस्ट है, उस पर 10% लगाना है, मीन्स 10/100 करेंगे तो कितना हो गया, 30,000 रुपए से मशीन की वैल्यू इस साल यूज होने के कारण 30,000 से मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो गई है। तो ये जो खर्चा है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, और मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है दोस्तों, तो क्रेडिट करते हैं। कितने से रिड्यूस हुई है, 30,000, 30,000। क्लियर है, डेप्रीसिएशन समझ में आया। ये क्या है, एसेट को यूज करने का खर्चा। जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं बिजनेस में, जिन्हें हम यूज करते जा रहे हैं, तो ओवर अ पीरियड इनकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही होगी। तो जितना जिस साल रिड्यूस हो रही है वो उतना ही उस साल का खर्चा। तो 30,000 से रिड्यूस हो रही है, इसलिए एक्सपेंस, और मशीन एसेट है, कम हो गया, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 14। Transaction number 14th. Purchased horse for business rupees 15,000. Purchased horse, हमने horse, कुछ हमारा बिजनेस होगा, डोमेस्टिक एनिमल्स या इन सब से रिलेटेड कोई बिजनेस होगा। तो हमने एक हॉर्स खरीदा है बिजनेस के पर्पस के लिए जो 15,000 का आया। तो हॉर्स हो गए या काऊ हो गई या बफेलो से कुछ भी ऐसे आप एनिमल्स अगर खरीद रहे हो, तो मैंने आपको बताया था टर्मिनोलॉजी में उसको लाइव स्टॉक बोलते हैं, लाइव स्टॉक। ठीक है, और क्या, कैश। तो ये आपका एसेट है, वो हॉर्स बिजनेस के लिए क्या हो गया, एसेट। तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने का है, 15,000। क्लियर है। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी काम होता है कि वो हॉर्सेस खरीद रहे हैं और आगे सेल कर रहे हैं। तो जब ऐसे लोग हॉर्स को खरीद रहे हैं, तो आइटम इन विच दे आर डीलिंग इज हॉर्स, तो तब वो हॉर्स खरीदेंगे तो उसे परचेजेस बोलेंगे, लाइव स्टॉक नहीं बोलेंगे। समझ आ रही है बात। एक चीज और समझा दूं, जैसे बहुत सारे लोगों का काम क्या होता है, मशीन्स को ही बेचना। सपोज आपकी फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री और आपकी फैक्ट्री में मशीन्स लगी है, तो वो मशीन्स तो आपके लिए तो एसेट है, पर जिन किसी से आपने वो मशीन्स खरीदी है उनका तो काम ही उस चीज का है ना, मशीन बनाओ और बेचो। तो वो मशीन उन लोगों के लिए गुड्स होगी, ठीक है, बट आपके लिए वो एसेट होगी। सिमिलरली अभी हमने ये लाइव स्टॉक बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है, फिक्स एसेट की डेफिनेशन ही बोलती है यूज करने के लिए खरीदा है, तो वो एसेट है। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर। नेक्स्ट 15th ट्रांजैक्शन, transaction number 15, received a VPP from Ram for rupees 2,000, sent a peon to collect it who paid rupees 15 as cartage। पहले तो कुछ एक वर्ड लिखा है ऊपर, जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है उसमें एक वर्ड लिखा है वीपीपी। व्हाट डज वीपीपी मींस? वीपीपी मींस वैल्यू पेबल पोस्ट। ये क्या है? एक सर्विस है। सपोज एक मुंबई की कोई पार्टी है जिससे हमने गुड्स खरीदे, तो उसका हमें वीपीपी लगाया, मींस पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमें सामान भेजा, और वो वैल्यू पेबल पोस्ट है। मींस हमें क्या करना होगा, जैसे ही वो गुड्स रायपुर पहुंचेंगे, मैंने यहाँ से अपने एक प्यून को भेजा, 15 रुपीज उसके चार्जेस थे जो पोस्ट ऑफिस ने लिया वहां मुंबई से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने का, तो हमने उनको 15 रुपए दिए, प्लस वो पार्सल वो हम लोग को तभी हैंड ओवर करने वाले हैं जब हम उस पार्सल की वैल्यू उन्हें पे कर देंगे। तो
तो वो पार्सल की वैल्यू कितनी थी, 2000 रुपीज़ की, उसके अंदर 2000 रुपीज़ की वैल्यू थी। तो अब जैसे ही हम 2000 रुपीज़ उनको पे करेंगे वो हमें डिलीवर कर देगा। तो होने वाला क्या है, अल्टीमेटली ये कुछ नहीं है, ये एक तरीके से कैश परचेज ही है। हुआ क्या है, अब सपोज एक बार समझाती हूँ उस ट्रांजैक्शन को। मुंबई से हमने गुड्स खरीदे, रायपुर में हम लोग हैं, हम लोग रायपुर में, मुंबई से हम मंगवा रहे हैं। तो हो सकता है इस मुंबई वाली पार्टी से हमने बोला कि आप गुड्स भेजिए, हम पेमेंट कर देंगे। तो मुंबई वाली पार्टी ने बोला ओके मैं वीपीपी लगा देता हूँ, मतलब वैल्यू पेबल पोस्ट। उसको हो सकता है हम उसके लिए न्यू पार्टी हो, या उसे हमें ट्रस्ट ना हो कि यार ये पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं। तो उन्होंने बोला मैं वीपीपी लगा देता हूँ। इससे क्या होगा, हमें ये पार्सल तभी मिलेगा जब हम इसका 2000 रुपीज पे करेंगे, तभी पोस्ट ऑफिस हमें इसे हैंड ओवर करेगी। अगर हम इसके 2000 रुपीज पे नहीं करेंगे तो पार्सल वापस उनको रिटर्न हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये एक प्रोसीजर है, बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है, एक तरीके से गुड्स खरीदे जा रहे हैं, जो कि किस में खरीदे हैं हमने, कैश देकर, पेमेंट करके खरीदे हैं। तो परचेजेस, और इन गुड्स पे हमने कार्टेज भी पे किया, मींस उनकी चार्जेस पे किए, और कैश। तो परचेजेस एक्सपेंस है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट। कार्टेज भी 15 रुपए का भी खर्चा है, इसलिए वो भी डेबिट। टू कैश, कैश चला गया, 15 रुपीज इधर और 2000 इसके। इस तरीके से आपने टोटल 2015 रुपीज आपके प्यून को देकर भेजे होंगे, जो 2015 रुपीज देगा पोस्ट ऑफिस में और वो वीपीपी को लेकर आ जाएगा। क्लियर है? ये थे हमारे आज के 15 डिफरेंट न्यू ट्रांजैक्शंस। आप इनको अच्छी तरीके से पहले एक बार प्रैक्टिस करिए और कीप प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द बुक, विच एवर बुक इज अवेलेबल विथ यू। कोई ना कोई एक बुक अभी तक आपके पास होनी चाहिए, उससे आप इसको प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के आपको चीजें अच्छी तरीके से नहीं आएंगी। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ और हर एक वीडियो में आपको बता भी रही हूँ कि इस चैप्टर पे सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करिए, तभी आपके लिए आगे का अकाउंट्स बहुत सिंपल होगा। आई होप आपको जो पढ़ाया गया है वो समझ में आया हो। नहीं समझ आया है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है और आपको लगता है कि आपके बाकी फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल है, तो आप इसे शेयर क्यों नहीं करते अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। उनको भी शेयर करिए और उन्हें भी अकाउंट्स को ईजी तरीके से समझने के लिए, करेक्ट तरीके से समझने के लिए हेल्प करिए। एंड प्लीज don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. See you. Bye bye.